I.N.D, एक जो इंडिया शब्द है वो अपने आप में एक एकता का सूचक है। इस देश की एकता और उसमें विविधता में व्याप्त एकता का सूचक है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पर पानी पीपे करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ सीबीआई की जांच बिठाते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, परिवारवाद का आरोप लगाते थे, जातिवाद का आरोप लगाते थे, हिंसा का आरोप लगाते थे। विकास तब से हुआ है, विकास शब्द की उत्पत्ति ही तब से हुई है जब से मोदी सरकार आई है। सही बोला, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हम लोग को डेवलपमेंट मिल गया, हॉस्पिटल्स बन गए। इसके पहले तो कुछ था ही कहाँ। इस पर वो कक्षा 10 पास औरत ने वहाँ की रैली में खड़े होकर क्या कह दिया कि वो इतनी भी सुंदर नहीं है। आप उसे विमर्श का मुद्दा बनाएंगे? आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि कक्षा 8 पास तो उस पार्टी को, अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उसको ये देख करके किसी को अपना मेंबर चुनना चाहिए कि वो 10वीं पास है कि ग्रेजुएशन फेल है। ये देखकर आप उसको, क्या आप किसी भी आते जाते को अपने मेंबर बना लेंगे? इंडिया वर्सेस एनडीए, देश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो यही टॉपिक है, इंडिया और एनडीए। इंडिया के नाम पर जो गठबंधन हुआ है उसके बाद से कई तरह की याचिकाएं भी दायर की गई हैं कि ये नाम आखिर क्यों चुना गया, भारत माता का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। और एनडीए जो सरकार में है वो भी इस बात को लेकर के लगातार बवाल ठाने हुए है कि आखिर इंडिया नाम का इस्तेमाल गठबंधन के लिए क्यों किया गया। और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया नाम के इस्तेमाल से 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की पार्टी को कोई फायदा होने वाला है? हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या लोकसभा चुनाव में सच में इंडिया आ पाएगी या फिर एनडीए की सरकार ही दोबारा से बनेगी। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव की ये सारी तैयारी है कि इंडिया गठबंधन किया गया और एनडीए सरकार में अभी भी है, तो कौन आएगा? इंडिया आएगी या फिर एनडीए? देखिए, ये तो देश की जनता बताएगी। मतदान होगा, चुनाव होगा, उस समय पर देश की जनता का जो मूड होगा, और आप भी जानते हैं और देश के लोकतंत्र में सक्रियता से प्रतिभाग करने वाला प्रत्येक युवा जानता है, प्रत्येक मतदाता जानता है कि तत्कालिक समय के मुद्दे भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो I.N.D, एक जो इंडिया शब्द है वो अपने आप में एक एकता का सूचक है। इस देश की एकता और उसमें विविधता में व्याप्त एकता का सूचक है। उसको कहीं ना कहीं ये जो डॉट कर के ये जो एक छद्म एक गठबंधन बनाया गया है, ये निश्चित रूप से इनके आपस में ही एक समन्वय नहीं है, ना कोई कप्तान तय है। अभी ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पर पानी पीपे करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ सीबीआई की जांच बिठाते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते थे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, परिवारवाद का आरोप लगाते थे, जातिवाद का आरोप लगाते थे, हिंसा का आरोप लगाते थे। और आज महज सत्ता के लोभ में एक साथ आकर के बैठ गए हैं। तो जनता के मन में एक कल्पना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो उसके बाद इन लोगों की जो बैठकें होंगी, इन लोगों का जो आपसी समन्वय होगा, वो इतनी बदहाल स्थिति में होगा कि इस देश को कोई भी दिशा दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। और एक राज्य में भी जो अपने गठबंधन को सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर पाते हैं, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उन लोगों से देश संभालने की आशा भला कैसे की जा सकती है? तो क्या ये सच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने इंडिया को एक टाइप से डॉट लगा करके विभाजित कर दिया है और लोगों को ये दर्शाया जा रहा है, जनता को ये बताया जा रहा है कि इंडिया नाम हमने रख करके और एकता दिखा रहे हैं? बिल्कुल भ्रम है। ये उसी प्रकार से है जैसे आप इतिहास में उदाहरण ले लीजिए कि एक बार जो हैदराबाद के निज़ाम होते थे वो छद्म रूप से जो है राष्ट्रवादी लोगों का साथ देते थे, वहाँ पर मराठों का साथ देते थे, बाद में जाकर के अंग्रेजों से मिल जाते थे। ऐसे प्रकार से चाहे आप तमाम हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे छद्म लोग वर्तमान की राजनीति में भी हैं जो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए आज चुनाव से पहले एक साथ आ गए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पूर्व में उनका क्या एक दूसरे के प्रति रवैया रहा है, कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप वो एक दूसरे पर करते रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। यूपीए की सरकार में इतने घोटाले हुए, उस घोटालों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ 2011 का अन्ना आंदोलन, उससे निकले लोग आज जब उस I.N.D के गठबंधन में हैं, तब ये देखना पड़ता है कि आखिर उन्होंने अपने ज़मीर से, अपने मूल्यों से, अपने ही जो उनकी पार्टी के बुनियादी उसूल से उनसे कितना समझौता किया है। तो जनता ये सब देख रही है, समझ रही है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी गठबंधन का कोई भविष्य इस देश में है। आपको क्या लगता है कि इंडिया या फिर एनडीए, कौन से का पलड़ा ज़्यादा भारी? मैं अपने भाई साथी को बताना चाहता हूं कि भाई ने कहा है कि पिछले कुछ सालों पहले कि अभी तक जो आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे वही एक साथ बैठे हैं।
तो इसी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी जो अभी तक बीजेपी को गालियां देते थे, उन्हें भी इन्होंने गले मिला लिया है। उससे पहले आप अभी मुख्तार अंसारी जी का एनकाउंटर करा रहे थे, उनके बेटे को आपने अपनी पार्टी में ले लिया है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी तो एक वही हुआ है कि आप जिसका पहले अभी तक बहिष्कार करते थे कि हम इनका नेस्तो नाबूद कर देंगे या और बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, और कहते हैं कि इंडिया या एनडीए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भाई घोटालों की बात कर रहे हैं तो घोटाले, और आप विकास देख लीजिए कि विकास किस स्तर पे पहुंचा हुआ है भारत का। अब जब ये एनडीए की सरकार है तो इसमें आप ये भी देख लीजिए कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। बेटियों की इज्जत की बात देख लीजिए, और घोटाले तो बहुत सारे हुए। अब देश का कर्जा देख लीजिए, 55,000 करोड़ से 1,55,000 करोड़ पहुँच गया है। 1 लाख करोड़ ये कर्जा बढ़ा है। उसके बाद आप यूक्रेन और रूस का वार रुकवा देते हैं। उसके बाद आपको मणिपुर की हिंसा नहीं रोकी जाती है। अभी नूह में एक हिंसा हो गई, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वो नहीं रोकी जा रही आपसे। अब इसके ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनके कारण कि आप कहते हैं कि हम एक साथ नहीं हैं। आप में तो 38 लोग मिले हुए हैं। आप ये तो नहीं बताना चाह रहे कि आप में 38 दलों का समायन है, और जो इंडिया है उसमें तो 28 दलों का समायोजन। आप कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी होता तो 38 पार्टियां क्यों मिलानी पड़ती हैं आपको? 28 पार्टियों को आप कह रहे हैं कि सभी दल एक हो गए, तो फिर 38 पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ कि आए दिन आपसे कोई चीज़ें संभल नहीं रही हैं कि आप कहते हैं कि कहीं कर्नाटक में कहते हैं कि हम इससे पहले अभी कर्नाटक को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, यहाँ जो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वहाँ पे कर्नाटक उससे पहले आपकी ही सरकार थी, उससे पहले आपने क्या कर लिया? उसके असम नहीं, उससे पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। एक दिन में वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप इन भ्रष्टाचार के आरोपों में क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई अपने अच्छे भाई से ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो आपके शब्दों में मैं एक सुधार करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आप शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं विश्वविद्यालय के एक छात्र के तौर पर अपनी बात रख रहा हूँ, और अपनी बात रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक गठबंधन जो होता है उसका स्वरूप होता है। अगर एक प्रकार के मोती हैं तो उनको एक माला में रखा जा सकता है, एक प्रकार के फूल हैं तो उनको एक माला में रखा जा सकता है। अब एक गुलाब के फूल को और एक कटहल को आप एक माला में पिरोने की अगर कोशिश करेंगे तो इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर बुनियादी आधार पर, जैसे आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक दूसरे के खिलाफ ही जिनका जन्म हुआ है, आज वो आपस में गठबंधन करके बैठे हुए हैं। आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस, जिसके यहाँ इतनी हिंसा होती है कि एक पंचायत चुनाव वो सही से नहीं करा पाते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है और फिर कहते हैं कि हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसी देश को जोड़ने की बात है जो अपने यहाँ पर एक साफ सुथरा चुनाव नहीं करा सकते? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा, कैसे निर्दोषों को कत्ल किया गया, और उस कत्लो गारत का यहाँ के जो मंत्री थे हुआ करते थे, जो पार्टी भी उस कथित गठबंधन में शामिल है, उसके नेता उन्हें बचाया करते थे, उन दोषियों का स्वागत किया करते थे, उनको मालाएं पहनाया करते थे। जब ऐसी उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वाले लोगों को आज समाप्त किया गया, माफियाओं को समाप्त किया गया, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री के अंदर अगर ये हिम्मत है कि वो कह सकते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो एक छात्र होने के नाते, देश का एक युवा होने के नाते, और जब अब इस समाज में मुझे जाना है तो उस नाते मुझे उनका गर्व होता है और मैं समर्थन करता हूं। और साथ ही एक प्रश्न पूछता हूं, आपने कहा कि क्या किया हमने इतने सालों में, क्या किया इस पार्टी ने, क्या किया उन्होंने ये किया। आप ये बताइए कि जो 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, क्या उसकी सराहना करने से आप बचेंगे? आप ये बताइए कि जो करोड़ों गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिले हैं, उसकी सराहना करने से आप बचेंगे? आप ये बताइए कि जब भारत में 90% से अधिक गाँवों में आज बिजली पहुंच चुकी है और वो जब इस सरकार के कार्यकाल में पहुंची, क्या आप उसको नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो 2014 से पहले देश की स्थिति थी उसमें आज व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज आप सीट्स का आंकड़ा निकाल करके देखिएगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क करने का आग्रह करता हूं। आप जाकर के निकालिएगा और देखिएगा कि एमबीबीएस की सीटों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खुले हैं और इनका पिछली बार, इससे पहले अनुपात कितना हुआ करता था, इस पर भी एक बार नजर फरमाइएगा। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एमबीबीएस की सीटों में कई गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और इसका लाभ किसको होगा? इसका लाभ जिस परिसर में आप खड़े हैं यहाँ विद्यार्थियों को होगा। इसका लाभ इस प्रदेश में जो आगामी 20 वर्षों में जो युवा आगे आने वाला है उसको होगा। इसका लाभ किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं हो रहा है, किसी राजनीतिक दल को नहीं हो रहा है। इससे किसी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह किसी की व्यक्तिगत झोलियां नहीं भरी जा रही हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा और स्वीकार करना होगा कि ऐसा गठबंधन महज प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भ्रमित करने का, उनको छल द्वारा उनका वोट लेने का एक तरीका मात्र है। ऐसा कोई भी बेमेल गठबंधन देश में सफल नहीं होने वाला है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों को सिलेंडर मिला है। उसके बाद आप पता करिए कि उसमें से जितने लोगों को सिलेंडर मिला है उसमें से कितने लोगों ने दोबारा भरवा पाया है, क्योंकि ये आपको देना ही आपका कर्तव्य नहीं है कि आपने किसी को कोई चीज़ दे दी, उसका यूज कितना हो पा रहा है ये आप बताइए। उसके बाद आप कह रहे हैं बिजली की आप देख लीजिए कि बिजली की कटौती कितनी ज़्यादा हो रही है। आप बिजली दे रहे हैं, आपने कनेक्शन दे दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कनेक्शन देने के बाद बिजली रुकती कितने टाइम तक, कितने समय तक बिजली रुकती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए मोदी जी ने या बीजेपी सरकार ने, एनडीए ने बहुत कुछ किया है। अभी पिछले कुछ दिनों में 12% हॉस्टल पे जीएसटी बढ़ाई गई है। उसके अलावा 18% उस पर जीएसटी बढ़ाई गई फीस पे, बुक्स पे। अब जिस देश में किताबों पे और पढ़ाई एजुकेशन पे जीएसटी लगने लगेगी, वहाँ की एजुकेशन किस लेवल पे पहुँचेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि क्या पहले किताबों पे टैक्स नहीं हुआ करता था? देखिए ठीक है, आपने जीएसटी की बात की। जीएसटी ने कितनी चीज़ों को, टैक्स को एक निश्चित दायरे तक पहुंचाया है, वरना एक टैक्स स्टेट लेवल पे लगता था, एक राज्य स्तर पे लगता था, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग लग रहा है, और उससे जो है लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपने एक और सवाल भी किया था कि कितने लोगों ने जो है उसको रिफिल करा पाया, या बिजली कितनी आती है। आप जाकर के क्षेत्र में देखिए, आप लोग जो कथित जो एक ग्रुप है उसके प्रोपेगेंडा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के विकास को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनके प्रोपेगेंडा पर चलने वाले लोग हैं। आप जाकर के देखिए तो आप पाएंगे कि जो गैस कनेक्शन कराते समय जो खर्चा होता है वो खर्चा लगभग 6,000 रुपए का होता है, और गैस जो लोग उसके साथ में जो तमाम चीज़ें उनको मिलती हैं उसका भी खर्च उसमें ऐड किया जाता है, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे वो जो लैंप मिलता है, तमाम चीज़ें उसका खर्चा जोड़ा जाता है। उज्ज्वला योजना में उस पर उन्हें छूट मिली, जो रिफिल कराने का खर्चा है उस पर भी सब्सिडी आती है। तो एक परिवर्तन, कम से कम जो करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का जो वो कनेक्शन करते समय का ही छूट था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए थी, और इससे परिवर्तन आया है। आप अगर गाँव में जाकर के देखेंगे, क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आपको बने दिखेंगे, आपको 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने दिखेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत दुरुस्त रख रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे पक्षपातपूर्ण और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं दिख रहे हैं, तो आप ये बात कह ही नहीं सकते हैं कि जो विकास हुआ है वो खोखला है। आपको निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार मतलब ये सारी चीज़ें तो गांव के लोग भी कहते हैं कि उन तक निवास का सारी चीज़ें पहुंची हैं, उन तक बिजली पहुंच रही हैं, और सारी सुविधाएं लगभग सरकार उनको दे रही है और उन तक पहुंच रही है। और जहां तक जीएसटी की बात है तो जीएसटी तो ज़्यादा लग रही है, ये बात तो सच है। इस पर आप बहुत सही बात बोली भैया ने। एक चीज़ पे और ध्यान देना चाहूँगी कि विकास तो बहुत हुआ है, मानना पड़ेगा। विकास तब से हुआ है, विकास शब्द की उत्पत्ति ही तब से हुई है जब से मोदी सरकार आई है। सही बोला, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हम लोग को डेवलपमेंट मिल गया, हॉस्पिटल्स बन गए। इसके पहले तो कुछ था ही कहाँ। तो इन आंकड़ों पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 21%, 21% वुमेन रेप मोलेस्टेशन के केसेस बढ़े हैं। पूरे भारत में 26% वुमेन के लिए रेप केस, हरासमेंट्स बढ़े हैं जब से मोदी सरकार आई है पूरे भारत में। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो 18% बच्चों ने छात्राओं ने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि फीस बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि विकास हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, विकास हुआ है। सबके घर तक LPG गई है, लेकिन उस LPG को रिफिल कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन हाँ, हमारे घर में LPG है, भले हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं। एकदम सही बात बोली। हमारे पास आने के लिए हम कॉलेज में आ रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि हम कर्जा लेकर के फीस भर रहे हैं, फीस बढ़ती जा रही है। मंदिरों के लिए जो बिल पास हो रहा है उसमें 15 करोड़ का जो बिल है, जो 15 करोड़ की जो राशि है वो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन वही पढ़ाई के लिए, इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए का ही जो बिल है वो पास किया जाता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब तो यही, हाँ सही कह रहे हैं आप, डेवलपमेंट तो हुआ है, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। यही होता है डेवलपमेंट, जहाँ पे रेप्स बढ़े, हरासमेंट बढ़े, सिविल वॉर बढ़े, हिंदू मुस्लिम की ये सब चीज़ें जो हैं, जो जिसे कहते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सांप्रदायिकता बढ़े, यही होता है विकास। तो मतलब इससे पहले जो सरकार थी उसके सरकार के सत्ता में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे ना रेप होते थे, ना ही एजुकेशन को लेकर के कोई समस्याएं आती थी, और ऐसी जितने भी समस्याएं आपने गिनाई हैं डेवलपमेंट को लेकर के, ये सारी पहले जो सरकार थी उसमें ये सारी दिक्कतें नहीं आती थी, और ये सारी दिक्कतें अब आई हैं। ये बताइए
कि चलिए ठीक है, मैंने माना कि ये सब पहले भी सरकारों में होता था, लेकिन अभी जो मैंने आंकड़े आपको गिनवाए हैं ये वो आंकड़े हैं जो मोदी सरकार आने के बाद बढ़े हैं। इतने प्रतिशत रेप केसेस बढ़े हैं और कितने तो ऐसे जिसको कोई रजिस्टर ही नहीं करा था, जिसकी कोई एफआईआर नहीं करा था। आपने कितनी सारी न्यूज़ सुनी होगी जहाँ किसी बीजेपी नेता ने या उसके किसी मेंबर ने किसी का रेप किया हो, किसी लड़की का रेप किया हो, उसको हरासमेंट किया हो। अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एक बीजेपी नेता का नाम आ रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई नहीं पड़ी है। वो उनकी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें उनकी जो साथ में जो एक लेडी है वो कहती है कि क्या ये महिला पहलवान इतनी खूबसूरत है, इनसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, बृजभूषण ने कभी मेरे ऊपर बुरी नज़र नहीं डाली, इनके ऊपर क्यों डालेंगी, ये इतनी खूबसूरत नहीं है। मतलब जब कोई बीजेपी की महिला जब ऐसे स्टेटमेंट पास करती है तो ये कहना एकदम सही है कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे से विकास की तरफ जा रहे हैं और यही होता है विकास का असली मायना। बहन ने सबसे पहले तो मेरे ज्ञान में बहुत बड़ा इजाफा किया कि विकास शब्द की उत्पत्ति कब से हुई है। इनका ये जो ज्ञान है और इनका जो परसेप्शन है मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं देश के आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ उसका श्रेय निश्चित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को और जो 50 से 60 के दशक में भारत में विकास हुआ मैं उसको देता हूं। खैर, आपका परसेप्शन था, मैंने सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप विकास किसको कह रहे हैं? आप 2G घोटाले को विकास कह रहे हैं, आप कोयला घोटाले को विकास कह रहे हैं, आप स्मारक घोटाले को विकास कह रहे हैं, आप चारा घोटाले को विकास कह रहे हैं, आप कॉमनवेल्थ घोटाले को विकास कह रहे हैं। मैं तो विकास कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज 3 एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हैं, जिसको पूर्वांचल से आने में यहाँ पर 7 घंटे का समय दिल्ली तक जाने में लगता था, 8-9 घंटे का समय लगता था। आज वो सफर अगर 4-5 घंटे में तय हो पा रहा है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनेक छात्र ऐसे हैं जो बलिया से आते हैं, देवरिया से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, आज वो कम समय में यहाँ पर आ पा रहे हैं। यहाँ पर जब वो किसी परीक्षा के लिए आते हैं, कहीं भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो कम समय में पहुंच पा रहे हैं। मैं तो इसे विकास कहूंगा। मैं तो विकास जो 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं उनको विकास कहूंगा। मैं तो विकास कहूंगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले हैं। मैं तो विकास कहूंगा जो आज देश की रक्षा के क्षेत्र में चाहे वो राफेल का आना हो, हमारे यहाँ आज ऐसे घोटाले नहीं हो रहे हैं कि जब सेना के शहीदों के लिए ताबूत आते थे तो उसमें भी उन सरकारों में घोटाले हुआ करते थे। जो आप आज I.NDA जिस गठबंधन की आप सरपरस्ती करती हैं और जिसकी तारीफों के पुल हमारे जो प्रतिपक्ष के कुछ मित्र हैं वो बांधते हुए नहीं थक रहे हैं, उनकी सरकारों में तो ताबूतों में घोटाले हुआ करते थे। उनमें घोटाले हुआ करते थे, सेना के लिए आने वाले तोपों में, सेना के लिए आने वाले हथियारों में घोटाले हुए करते थे। आपने एक बात और की, आपने बात की बृजभूषण शरण सिंह के उस केस के बारे में। आपने कहा कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट वो शुरू किया था उन्होंने स्वयं बयान दिया है और जो नाबालिग लड़की का जो केस था उसने भी उस अपने बयान को वापस लिया है और क्लीन चिट मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह आज स्वतंत्र घूम रहे हैं और वो प्रदर्शन वहां पर खत्म हुआ है। और मैं नहीं कहता हूं कि वो प्रदर्शन खत्म होता, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें क्लीन चिट मिलता। ये सारी प्रक्रिया इस देश के अदालत की प्रक्रिया है। इस पर वो कक्षा 10 पास औरत ने वहां की रैली में खड़े होकर क्या कह दिया कि वो इतनी भी सुंदर नहीं है, आप उसे विमर्श का मुद्दा बनाएंगे? आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि कक्षा 8 पास तो उस पार्टी को अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उसको ये देख करके किसी को अपना मेंबर चुनना चाहिए कि वो 10वीं पास है कि ग्रेजुएशन फेल है। ये देखकर आप उसको क्या आप किसी भी आते जाते को अपने मेंबर बना लेंगे पार्टी का? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसने ये स्टेटमेंट पास किया तो इसकी जिम्मेदारी क्या बीजेपी नहीं लेगा? जब वो बीजेपी का मेंबर है तो मैं तो बीजेपी पार्टी को ही बोलूंगी ना। आपने सही बोला, विकास एकदम हाँ, मैं उन्हीं घोटालों को विकास कहती हूँ और मैं मणिपुर में जो हिंसा बढ़ गई उसको विकास कहती हूँ, जो गुजरात में दंगे बढ़ के मैं उनको विकास कहती हूँ। बीच में एक चीज रोकना चाहूंगी कि मणिपुर की हिंसा की बात बार बार आ रही है। मणिपुर में हिंसा हुई, ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ। लेकिन उसी टाइम बंगाल में जो हुआ उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, ना उसका कोई वीडियो, मेवात की बात भी कोई नहीं कर रहा है, ना उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, ना ही सरकार इसके बारे में कोई बात कर रही है। वहाँ की जो मौजूदा सरकार है इसको लेकर के क्या कहेंगी? बंगाल में ये हुआ तो क्या बंगाल में इसका वीडियो वायरल होना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था? देखिए, हम 2 केसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। जब मणिपुर में होता है तब उस पर कोई बात नहीं करता, कोई बीजेपी गवर्नमेंट, उसका कोई प्रवक्ता, कोई बात नहीं करता। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में होता है तब उस पर अमित शाह जी बोलते हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करिए, भले वहाँ की मौजूदा सरकार ना बात करे पर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उस पर बात करती है। मैटर ये करता है कि नेशनल मीडिया में या जो मीडिया है वो इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। वेस्ट बंगाल के टॉपिक को मीडिया रिप्रेजेंट कर रही है, पर जो मणिपुर में जब वो वीडियो वायरल होती है
ये जो कि आज से करीब कितने महीनों पुरानी, कितने दिन पुरानी, 4 मई की वो वीडियो है या शायद उससे भी पुरानी। और जब वो आज 2 महीनों के बाद वो रिलीज़ होती है तो ये ऑर्डर दिया जाता है कि जिसने उस वीडियो को वायरल किया है पहले तो उसको पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि कैसे उसने इस वीडियो को वायरल किया, प्लस उस वीडियो को इंटरनेट से हटाने की मांग की जाती है। तो इसलिए ये रीज़न है कि मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल पे बात करने की तो नेशनल मीडिया बैठी ही है, वो तो बखूबी अपनी पॉलिटिक्स खेल भी रही है, इस टॉपिक पे बात भी कर रही है, सब कुछ कर भी। क्या आपको ये गलत लगता है कि मतलब वीडियो को हटाने की मांग की गई है, वीडियो को हटाने की बात की गई है? ये तो किसी ना किसी महिला की प्राइवेसी है और उसको शायद समाज में जिंदा रहना है, तो ये काम करना पड़ेगा ना सरकार को कि वो उस वीडियो को जल्द से जल्द हटवाए और उसकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करे। ये वही आप किस समाज की बात कर रही हैं? ये वही समाज है जहाँ पे गाय को माता कहा जाता है और किसी औरत को भट्टी में जला के उसका रेप किया जाता है। ये वही समाज है, उसी समाज की आप बात कर रही हैं। ये वही समाज है जिसमें दुर्गा को पूजा जाता है और किसी लड़की को नंगा करके सड़क पे घुमाया जाता है। समाज की बात ना ही की जाए तो अच्छा है। ये वीडियो वायरल अगर नहीं होती तो नहीं पता चलता कि आज मणिपुर में क्या हालत है।